चलिए अभी हम लोग का वीकली टेस्ट 9 का जो पहला क्वेश्चन है वो आसान है, एआई से रिलेटेड है कि बिहार में एआई मिशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। निम्न में से बिहार एआई मिशन हैज बीन अप्रूव्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए स्टेट वाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इनमें से 3 जो है वो विकल्प में हैं, मतलब जो उद्देश्य हैं, लेकिन एक नहीं है, तो बहुत आसान है। उसमें आप देखिएगा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देना, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जो है उसको डेवलप करना, और एआई ड्राइवन, एआई आधारित रोजगार अवसरों को सृजित करना। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पूर्णतः एआई से प्रतिस्थापित करना नहीं है। तो एक प्रकार से ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला जो है, बिहार में एक जिले में 2025 में चर्चा की गई कि पहला जो है ट्राइबल म्यूजियम स्थापित किया जाएगा, ठीक है, जनजातीय संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण हेतु, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आदिवासी हैं वो पश्चिम चंपारण, कई बार कटिहार ये करता है, और गया में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट है। लेकिन जो अभी हाल ही में हम बताए थे कि रॉक पेंटिंग मिला है एक जिले से, ठीक है, जो चेरो वंश वाला इलाका शाहाबाद का, तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा, कैमूर, ठीक है, इसका उत्तर कैमूर। एशिया का मन तो था कि इसमें एक ऑप्शन पूर्णिया डाल दें, लेकिन फिर छोड़ दिए कि जहां एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है बिहार के जमुई जिले के चकिया प्रखंड में स्थापित हो रहा है। जमुई जिले के चकिया में, चकाई जो सब रावत बंधु सब नहीं आते थे, सब वहीं चकाई के ही थे, ठीक है। चलिए, इसमें जो है बिहार का जो पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस, ठीक है, डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण का प्रतीक है ये, ठीक, जेएनजी। तो पहला जेएनजी डाकघर किस संस्थान में खोला गया है? बिहार के यूथ्स के लिए स्पेशली। तो आप देखिएगा सब वैसा ही नाम दे रहा है, पटना यूनिवर्सिटी, एनआईटी पटना। हाँ, तो आज पटना यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ था छात्र संघ का, हम देखें, हम कहे चलिए ठीक है, आइए आप लोग। इसमें है आईआईटी बिहटा, वाह, आईआईटी बिहटा जेएनजी पोस्ट ऑफिस। फिर बिहार का इकोनॉमिक जो सर्वे है उसमें कह रहा है कि करंट प्राइजेस पर जो इसका जो ग्रोथ रेट है बिहार का, कांस्टेंट प्राइजेस पर तो पता है हमको 8.6% जो स्थिर मूल्यों पर है, लेकिन करंट प्राइस पर जो है वो है 13.1, यानी एक 8.5 से 0.1 ज्यादा और एक 13 से 0.1 ज्यादा। तो स्थिर मूल्य वाला हमेशा कम रहेगा, करंट प्राइस वाला हमेशा ज्यादा रहेगा। अब फिर आर्थिक शोषण से क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय योगदान, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, खंडीय कंट्रीब्यूशन, इसका हिंदी में सब जो है सेक्टोरल का क्षेत्रीय ही आता है, लेकिन अलग अलग जो खंडीय है। तो टर्सरी क्षेत्र का योगदान, सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान जो उद्योग वाला रहता है, और प्राइमरी सेक्टर जो कृषि वाला रहता है, ये सभी सही हैं, ठीक है, सभी विकल्प सही हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब टाइप का बीपीएससी में क्वेश्चन आता है तो आपको लगेगा कि इतना सा आता है। आपको क्या करना है, इसमें आपको ये परसेंटेज याद रखना है कि 54.8, 26.8 और 18.3, तो 2 में बाद वाला ध्यान रखिएगा कि 0.8 है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, 7वां। आप
2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, इसके बारे में बताना है, विंटर ओलंपिक्स के बारे में। इसमें ये इटली में हुए हैं, ठीक है, ये सारे खेल जो हैं वो इटली में हुआ है, मिलान में, कोर्टिना में। इसकी माउंटेनियरिंग वाज इंक्लूडेड एज ए न्यू स्पोर्ट, जोड़ा गया है। और नॉर्वे जो है ये टॉप किया है, शीर्ष पर रहा है, अमेरिका नहीं। कौन रहा है टॉप पर? नॉर्वे। कारण क्या है कि देखिए शीतकालीन यानी जो खेल होते शीत, नॉर्वे है स्कैंडिनेवियाई कंट्री, तो बाकी लोग उड़ जाएंगे लेकिन नॉर्वे वहां टिका रहेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कैसे उसको जोड़ना है कि नॉर्वे जो है एकदम नॉर्थ पोल, नॉर्वे, नॉर्थ वे, ठीक है, तो वो नॉर्वे। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? तो 1, 2 और 3 है ना, तीनों जो है किसमें है? क्या चीज? डी। फिर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होना है ग्लासगो इंग्लैंड में, है ना, उसमें सेफ डी मिशन यानी दल का प्रमुख किसको नियुक्त किया जाएगा? तो रोहित राजपाल को। रोहित राजपाल को, ठीक है, ये जो रहेंगे रोहित राजपाल। रोहित राजपाल भारत के टेनिस प्लेयर रहे हैं, ठीक है, और फिलहाल डेविस कप में इंडिया के नॉन प्लेइंग कैप्टन रहते हैं रोहित राजपाल, डेविस कप में, जो कि पुरुषों का टीम इवेंट है, जिसमें पहले लेंडर पेस और महेश भूपति मिल करके क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा देते थे भारत को, ठीक है, उसमें स्वर्णिम युग था। लेकिन बाद में दोनों में आपस में ईगो प्रॉब्लम हो गया। जैसे पहले लिएंडर पेस जो थे वो ओवरऑल सिंगल स्टार थे एकदम भारत के, महेश भूपति उनके सामने बच्चे थे, तो जब तक बच्चा छोटा रहा तब तक तो वो उनके अंडर में खेलता रहा साये में। लेकिन एक समय के बाद महेश भूपति भी ग्रैंड स्लैम में डबल्स में मिक्स में जीतने लगे लिएंडर पेस की तरह, तो उनका भी थोड़ा सा अपना एक ऑरा डेवलप होने लगा। तो जाहिर सी बात है कि जब एक मिडिल वाला जब ऊपर चढ़ने लगा तो दोनों के बीच में जो है टकराहट शुरू हो गई। जैसा कि हमने बाद के दिनों में देखा होगा साइना नेहवाल और पीवी सिंधु में, पहले पीवी सिंधु सीधे झुक जाती थी कि भैया साइना नेहवाल, एक समय आया जब पीवी सिंधु जीतने लगी और साइना नेहवाल हारने लगी, तो उन दोनों के बीच में देखिएगा थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनने लगा। तो दो दोस्तों में बड़ी अच्छी दोस्ती तब तक रहती है जब तक एक बेवकूफ़ होता है और एक तेज होता है, क्योंकि बेवकूफ़ा को हमेशा तेज की जरूरत होती है और तेज को ये रहता है कि अच्छा मेरा डिप्टी पार्टनर है, हमेशा मेरे नीचे दबा रहता है। लेकिन जब दोनों, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जरूरत होती है, मतलब कि जैसे रैंक 7 और रैंक 8 IAS में थे, साथ रहते थे, साथ रहने के चलते दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और ऑल इंडिया रैंक 7 और 8 लगाए गए थे। उसमें एक प्रशांत थे, वो डालमियागढ़ डेहरी के रहने वाले थे, ठीक है, तो एक ही साथ रहते थे और दोनों जो है रैंक लिया इंडिया में 7 और 8। तो रोहित राजपाल, फिर एक सूर्यास्त्र रॉकेट, ठीक है, बनाया गया है भारत के एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, ठीक है, वो पुणे बेस्ड है और नाम है नीबे लिमिटेड। अब आप कहिए कि नीबे का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल नहीं, कुछ कोई फुल फॉर्म नहीं है। कारण क्या है कि जो इसके मालिक हैं उनका सरनेम उपनाम नीबे है, इसलिए नीबे। अब आप ये मत समझिएगा कि ये NIB से कुछ न्यूक्लियर आत्मनिर्भर भारत ये सब टाइप का कुछ होगा, इनिशिएटिव होगा, ये सब कुछ नहीं है, या एंटरप्राइजेज होगा। ये नीबे है, ये इसलिए है कि जो इसके मुखिया हैं इस कंपनी के, उनका सरनेम जो है नीबे है, ठीक है, इसलिए कोई फुल फॉर्म नहीं है। नीबे लिमिटेड सूर्यास्त का अपना ये बनाए हैं, इसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको चांदीपुर उड़ीसा में जो है बहुत अच्छे से देख लिया गया है ये करके। तो नीबे, ध्यान रखिएगा, ये सब टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, हाल ही में भारत ने लॉन्च किया है
अपना राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम है जिसमें जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क तय किया गया कि अगर मारोगे तो पलट के मारेंगे, अब इंतजार नहीं करेंगे, प्रहार। प्रहार तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आ जाते हैं इसमें, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट में जो वनावरण है, केवल फॉरेस्ट कवर, पेड़ छोड़ करके वनावरण, जहां पर एक होता है कि 10% जो है कम से कम घना क्षेत्र में वन होना चाहिए। ठीक है, तो वनावरण बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है, लेकिन जब इसको पेड़ भी इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है जब हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि याद रखिएगा बीपीएससी का बड़ा ये प्यारा रहता है वन वाला पोर्शन, और जब इसमें वन के साथ वृक्ष आवरण भी जोड़ देते हैं, ट्री कवर, तो ये उतना से बढ़ के 10.7% हो जाता है, ये भी सही है। और सबसे ज्यादा वनावरण जो है वैसे अभी देखिएगा तो कैमूर में है, लेकिन जो तेजी दिखाई है भागलपुर ने वो कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है। तो तीनों इसका उत्तर है। तो ये है 1, 2 एंड 3। ठीक है, कालिंजर फोर्ट जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है, और यहीं पर उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय जो है शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी। ठीक है, 1545 में। कालिंजर किले के संबंध में देखना है, कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, और नेशनल जियो हेरिटेज साइट। ठीक, किसके द्वारा भाई? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल जियो हेरिटेज साइट है कालिंजर, ये भी ठीक है। और 1851 में जीएसआई की स्थापना हुई थी, ये भी ठीक है। तीनों सही है। डी, ठीक है, तीनों सही है, तो इसको भी देख लीजिएगा। टाटा आईपीएल 2026, यानी याद रखना आईपीएल 2026 को प्रायोजित किसने किया है? टाटा ने, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो दे देगा रिलायंस, टाटा, ये सब। ये नहीं पूछा कि 19वां था कि 20वां था, पूछ जाएगी कौन प्रायोजक था, तो टाटा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स ने जीता है, बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार। उन्होंने हराया है गुजरात टाइटंस को, तो दूसरा गलत है। वैभव सूर्यवंशी जो है सब में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, अभी जो है हालत खराब है, और आलोचक जो है लगातार ताबड़तोड़ ये कर रहे हैं। तो 1 एंड 3, 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 सी, तो ठीक ही है उसके लिए कि अपना 21 रन, 14 रन, 38 रन और 44 रन, एक भी वो 50 भी नहीं मार सका इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए। जब सीनियर प्लेयर में थोड़ा हो गया, सेकेंड लेवल टीम में, सीनियर में, तो वो कुल बैट्समैन में 10वें नंबर पर है। ठीक है, तो लोग बोलने लगे हैं कि ये फर्जी का केवल है, और एक श्रीलंकन प्लेयर कुछ स्लेजिंग कर दिया, समथिंग गाली दे दिया था, तो उस पर वो बर्दाश्त नहीं पाया, कुछ घर वाला जो होता है माँ बहन टाइप का, जिसके लिए वो भिड़ने के लिए चला गया था। और जो सामने जो प्लेयर थे, 6 बॉल में 17 रन बनाना था, सारा बॉल उधर जो है जो उतरना चाहिए था, इसको उधर रहना चाहिए था, तो ये रह गया विकेट की इधर वाले छोर पर, बॉलर वाले छोर पर, और उधर जो है वो खेला करा दिए ओवर का। ठीक है, तो उस पर वो कुछ तंज मार दिया, जिस पर ये कुछ बोलने गया। हालांकि फाइनल है, बचा हुआ है उसमें, तो सचिन से तुलना की जाती है, तो लोग बोले कि इसके चलते थे सब सचिन से तुलना करने, ये सचिन में मिलेगा। तो सचिन अपने 78 मैच तक, ठीक है, 78 मैच तक 79वां मैच में जाके पहली सेंचुरी मारे थे 6 साल में। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट सेंचुरी इतने मैचेस के बाद। और जो उनकी फर्स्ट 50 आई थी सचिन तेंदुलकर की, वो 19वें मैच में, 18 मैच के बाद। तो सचिन तेंदुलकर अपने कैरियर के 18 मैच तक 50 नहीं लगा पाए थे, और अपने 78 मैच तक सेंचुरी नहीं मार पाए थे।
उस हिसाब से उनको कब का टीम से बाहर करना चाहिए था, लेकिन उतने दिन तक उनका खेल देखने के बाद जो विशेषज्ञ थे वो समझ गए थे कि ये महान प्लेयर बनेगा, क्योंकि वो उस पर नहीं जा रहे थे, वो छोटी ही पारी खेल खेल करके अपना वो टेम्परामेंट दिखाते थे सचिन। हाँ, ये बस रहा है कि ये जेनजी है जो वैभव सूर्यवंशी है, और इसका थोड़ा सा अब आप सचिन से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सचिन अपने समय में वो उस समय का बच्चा थोड़ा कूल रहता था, वो तुरंत रिएक्ट उस टाइप से नहीं करता था। तो और अभी वाले बच्चे वैसे नहीं हैं, ये मोबाइल युग है, मतलब बहुत फास्ट है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो जो पहले की पीढ़ी है उनको भी समझना पड़ेगा कि अभी वर्तमान पीढ़ी को कैसे हम शांत रखना सिखाएं। कई बार जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर बहुत समय नहीं देते हैं, इसका भी नुकसान होता है। दूसरे, कई पेरेंट्स को पेरेंटिंग बिल्कुल नहीं आती है। मम्मी पापा आपके लिए आदर्श हो सकते हैं, लेकिन हम देखे हुए हैं कि उनको पेरेंटिंग अच्छे से नहीं आती है। पेरेंटिंग का भी एक कोर्स होना चाहिए कि बच्चा पैदा करने से पहले ये सीख लो कि वो तो तुमको पता होता है कि कैसे पैदा करना है, लेकिन तुमको ये नहीं पता होता है कि पैदा होने के बाद उसको पालना कैसे है, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से। तो इंसान का बच्चा जो है वो कुत्ते के बच्चे की तरह नहीं पलाता है। इसमें वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव एक है, इससे रिलेटेड चीजों को देखना है स्टेटमेंट को। वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव जो है हैज बीन लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक हम 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा में सुधार कर दें ताकि उनको पीने योग्य पानी मिल सके। तीसरा कहता है ये केवल विकसित डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, बिल्कुल नहीं, वहां डेवलप्ड है ऑलरेडी, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और लो इनकम ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए है। तो 1 और 2 ही है, 1 और 2, ए 1 and 2, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट वाज लॉन्च्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निशान द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। दरअसल ये है क्या कि जो सह्याद्री है वहां पर जो मादक पदार्थ हैं उनको पकड़ने के लिए चलाया गया है, इस राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी पर रोक लगाना है, बिल्कुल सही है, नारकोटिक्स प्रोडक्शन ट्रैफिकिंग को कर्ब करना है। तीसरा जो है यह अभियान विशेष रूप से मोबाइल मेफेड्रोन प्रयोगशालाओं को निशाना बनाता है। ये जो मोबाइल मेफेड्रोन है ये एक प्रकार का उत्तेजक पदार्थ है, ठीक है, ये जो है नारकोटिक जैसे कैसे हेरोइन है, अफीम है, उस टाइप का है। तो याद रखिएगा कि जो मोबाइल मेफेड्रोन है, आप इसको यंत्र मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, मोबाइल से, हाँ ये ड्रग्स है, ये वो नहीं है कि मतलब आप मोबाइल फोन टाइप का है, नहीं, ये ड्रग है जो ये नाम रखा गया। तो पूछेगा कि ये क्या है तो बता दीजिएगा कि ये मादक पदार्थ है। तो इसलिए तीनों सही है। सोलहवां क्वेश्चन, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, ये राजस्थान नागौर से है। आसान था लेकिन चूंकि मिला है तो उसको कर लीजिए, नागौर राजस्थान। अगर ये भी गलत किए होंगे तो फिर ईश्वर ही आपका जो है ये है। घोषित हो गया भैया, रिजल्ट आ गया, 70वीं एकीकृत परीक्षाफल घोषित, वेबसाइट पर कुछ घंटों पश्चात परीक्षाफल का अवलोकन कर सकेंगे, ठीक है। बीपीएससी ने कहा है कि परीक्षाफल घोषित, लेकिन आप वेबसाइट पर कुछ घंटों पश्चात, वो बीपीएससी है ना, उसको बताना है ना कि हम बिहारी हैं। तो हम लोग तो ड्यू में रहते थे, वहां भी छेतराई करते रहते थे, मजाक तो उड़ता रहता था, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता था। कहां से खुलेगा, एक साथ पूरा किया है। आदेशपुर से हम बात किए तो बोला सर कल आएंगे, आज नहीं, आज फुर्सत एकदम नहीं है। अभी जितना देर बतियाना बतिया लीजिए, दोपहर में कह रहा है, हम रख, अभी हमको नहीं बतियाना। एक ही झटका में
कितना जो है लेवल 9 का अधिकारी बन जाएगा, एक झटके में जिंदगी पलट जाएगी एक ही बार में। आज नहीं, आज जो 3400 छटेंगे उनके लिए रात बहुत भारी हो जाएगी, क्योंकि वो छटेंगे। हाँ, उसमें से कुछ वैसे होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं बीपीएससी में या बाकी जगहों पर, तो उनके लिए दुखदाई रहेगा, लेकिन जो बेरोजगार हैं और जो छटेंगे उनके लिए वो भारी दिक्कत हो जाता है। और 2-3-4 दिन तक क्या होता है उस समय कि जब आप सो करके उठ रहे होते हैं तो आपको झटका लगता है कि अरे बाप, रिजल्ट आ गया था ना, हम नहीं हुए ना, अरे बाप रे बाप, मतलब हम नहीं हुए हैं, वो झटका, तो उसको विश्वास नहीं होता है। अब एक तो नींद नहीं आती है, और जब नींद टूट जाती है तो नींद आती नहीं है फिर दोबारा, अब फिर उसको लगना था कि खत्म हो गया, मेरा अटेम्प्ट खत्म, मतलब ये साल खत्म, अब और हमको इतना महीना इंतजार करना पड़ेगा, वो बहुत भारी होता है। और जिसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो खुशी तो हमको कभी मिली नहीं है, तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि छंटने पर कैसा लगता है। ठीक है, हो जाता तो पता नहीं हम क्या करते हैं, 2-4 हफ्ते सामने लोगों को दे ही देते लेकिन इसलिए प्यार में देते हैं, मतलब कि खा लो थोड़ा सा खुशी खुशी, ठीक है, अभी तो मुझे कुछ है नहीं खिलाने के लिए, तो अभी तुम लोग यही खा लो, ठीक है। तो रिजल्ट आना है इन लोगों का, असल 4-5 दिन से नींद हमको नहीं आ रही है, टेंशन के मारे कि पता नहीं अंदर में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, कोई नहीं जानता है। और एक झटके में अगर बाहर किए सब खेल साफ हो जाएगा। तो उस समय कुछ लोग का क्या होता है कि जैसे फलनवा का रिजल्ट नहीं हुआ तो कई लोग ना चैन की सांस लेते हैं, होता है, हम जानते हैं इस चीज को कि हॉस्टल में, लॉज में, क्या हुआ रे तुम्हारा, क्या हुआ, नहीं हुआ, ओ नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ये नहीं हुआ खुशी के मारे कि भले नहीं हुआ, लेकिन उसको कैसे बोलेगा या बोलेगी कि मतलब हमको बहुत दुख है, ये होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको इसलिए खुश होना चाहिए कि एक तो आपका परिचित सिलेक्टेड हुआ, और दूसरा आपको ये लगेगा कि इससे कम से कम को सीखने को मिलेगा कि आखिर क्या किया था आपने कि आपका सिलेक्शन हुआ, और हिम्मत बढ़ती है, ठीक है। दूसरा, कोई अननोन व्यक्ति एसडीएम या डीएसपी बना, उससे हम लोगों को क्या फायदा होगा। अगर हमारा नोन व्यक्ति बनता है तो एटलीस्ट कभी जीवन में कोई काम फंसा तो वो काम आ जाएगा आपको, ये में तो वो आपके ताकत को बढ़ाता है, इसको हमेशा रखिएगा। और आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सोशल लिंक मजबूत रखिए। आज ज्ञान बिंदु वाले रोशन आंसर के साथ क्या हुआ, अगर वो अपने सोशल लिंक्स को मजबूत रखे होते हैं, उनको क्या लगा कि हम दरोगा फैक्ट्री हैं और मेरे जो दरोगा हैं वो हमको कुछ नहीं होने देंगे, हमें भ्रम में है आप, दरोगा की क्या औकात होती है, ठीक है। तो आपको जो अपोजिट पार्टी है उसने कैसे अपना लिंक बनाया, समझ रहा है, जब जरूरत पड़ी तो दरोगाओं की भीड़ खड़ा कर दिया, और जब जरूरत पड़ती है तो इस टाइप का ये लिंक नहीं बना पाए। और इसीलिए हमने बोला था ठीक पिछले साल इसी जून महीने में कि अगर हम लोग जुड़ते हैं तो इस तरह की चीजें आपके साथ होनी बंद हो जाएंगी। और उसके बाद एक बार हमको अगर प्लेटफॉर्म मिला, हम बोले कि हमको केवल 2 घंटे के लिए आने दीजिए अपने ये पे, ठीक। उसके बाद चाय की आखिरी घूंट मारने के बाद हम चल दिए थे, हम कहे ठीक है, फिर कभी समय हुआ तो मिलेंगे हम लोग। उसके बाद एक नज़र देखें, चलो ठीक, जो हमको लेकर के आया था, अरे सर 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 सर, हम कहे चल, निकले हम वहां से, ठीक है। तो कई बार जब आप ज्यादा होशियार बनते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एम्परर पेंगुइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार किया जाए। यह विश्व की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है, चलिए है भैया, है। यह अंटार्कटिका में पाई जाती है, ठीक है, अंटार्कटिका नीचे वाला, और जलवायु परिवर्तन, आवास का नुकसान, इसका स्थितियों के लिए प्रमुख खतरा, तीनों है, तीनों सही है। हाँ, क्योंकि मनुष्य किसी को रहने कहां दिया है। मनुष्यों की ज्यादातर समस्याएं जनरेटेड हैं, मतलब एक होता है ना कि नेचुरल, कई लोग आपको जबरदस्ती जीवन में समस्या देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। इसीलिए हम कई बार आप लोगों को समझाते हैं कि रोड रेज पे या कोई रास्ता में कुछ हो गया, इग्नोर इट। कई बार हम लोग अजनबियों के हाथों मारे जाते हैं, इसलिए उन सब चीजों पे बच जाना चाहिए।
और अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बड़ा लक्ष्य कर लो कि हमको कुछ बड़ा करना है, तो छोटा छोटा चीज जो नहीं होता रास्ता में या कोई डिस्टर्ब कर दिया, उसको मान लीजिए कि वो मूढ़मती है और उससे बचिए, ठीक है, और धीरे से निकल लीजिए। और अपने रूममेट के साथ कोई परेशान कर रहा है दूसरा व्यक्ति या कुछ और हो रहा है, इग्नोर करो। किसी को भी प्रेम उतना ही करो ना जितना तुमको वो डिस्टर्ब ना कर सके, ये हमेशा याद रखिएगा। प्रेम उतना ही कीजिए। तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे कीजिए? खुद से कीजिए। तो आपका सबसे बड़ा प्रेमी कौन होना चाहिए? आप खुद। चला ब्रेकअप ही नहीं होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर रखिए जिससे प्रेम करना है। उससे क्या होगा कि कभी कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप अपने लाइफ में मजबूत बने रहेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा खुद को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर है तो आप हैं। आर्टिकल 249 राज्यसभा के बारे में है, और ये क्या कहता है कि कोई भी नेशनल इंटरेस्ट में जब ये कानून बनाता है तो एक बार में कितने समय के लिए प्रभावी रहेगा? एक बार में। आप बार बार करके बढ़ा सकते हैं, एक बार में 1 साल के लिए, ठीक है। नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 वर्ष से अधिक नहीं। लेकिन इसको बार बार बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय हित में। द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज है ना, जिला न्यायाधीश, अब तो बिहार में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाने लगा है इनको। तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो है, ये आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिल गया था गोवा को, ठीक है। AGM, और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जो यूटी कैडर होता है उसमें आज भी एगमट कैडर लिखा जाता है, क्योंकि जिस साल IAS में जब ये कैडर बना था, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, यूटी, क्योंकि उस समय ये तीनों जो थे वो यूटी थे, इसलिए यूनियन कैडर में ये तीनों राज्य आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, और ये तीनों राज्य हैं जिनका अपना कैडर नहीं है। ये तीनों राज्यों का अपना कैडर, ये यूनियन कैडर में आते हैं ये तीनों। प्लस आप देखिएगा कि असम के साथ एक ज्वाइंट कैडर है मेघालय का, तो असम मेघालय कैडर साथ बोला जाता है। फिर ये राज्य आपस में बांट लेते हैं। असम मेघालय भी एक ही कैडर है, असम मेघालय का भी एक कैडर है, और ये 3 राज्य अरुणाचल, गोवा, मिजोरम जो यूटी के साथ हैं। यानी अगर आपको यूनियन कैडर मिलता है, जैसे हम फॉर्म जब भरते थे मेंस का, तो हम लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते थे या फिर, तो हम लोग, मेरा पहला प्रेफरेंस हमेशा बिहार रहता था, हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस मेरा हमेशा एगमट रहता था। कारण क्या रहता था? आप अरुणाचल, गोवा, मिजोरम जहां भेजना भेजिए, आधी जिंदगी दिल्ली में कटेगी। तो चूंकि बिहार के बाद मेरा दूसरा प्यार जो था वो दिल्ली था, तो हम सोचते थे कि कम से कम अपने कैरियर का 18-19 साल तो दिल्ली में कटेगा ना, बाकी 4-5 साल गोवा में कट जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छा है। और उसके बाद जो थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, रह लेंगे, हम अकेले रह लेते हैं। और मिजोरम सुंदर है, ठीक, तो रह लेंगे। तो ये था मेरे मन में। इसी में आपको जितना यूटी है, चंडीगढ़ है बहुत खूबसूरत है, पुडुचेरी है बहुत खूबसूरत है, लक्षद्वीप, ये सब में रहने का मौका किस कैडर में मिलता है? यूटी कैडर में। तो बिहार देने के बाद तब तीसरे में हम झारखंड देते थे, ठीक है, और चौथे में फिर उत्तर प्रदेश देते थे, ठीक है। पश्चिम बंगाल मेरा लास्ट में जाता था, जबकि बगल का राज्य था। उसके बाद भी हम उसको ऊपर के पेज पर नहीं रखते थे, क्योंकि मतलब पता था कि कुछ कर नहीं पाएंगे वहां पे। हाँ, जब तक दीदी रहेंगे, जब तक भैया नहीं आएंगे, काम नहीं चलेगा। तो इसलिए, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिंदी बेल्ट, तब जाते थे थोड़ा सा महाराष्ट्र, ये वो, कि अब यहां से थोड़ा नीचे रैंक आएगा, तब चला रैंक के नहीं आया खाली वरीयते भरते रह गए लोग, ठीक है। तो इसको राज्य का दर्जा। दीव इज एन आइलैंड सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। फिर ये भी ठीक है, खंबात की खाड़ी में है,
जो नीचे वाला है गुजरात में, जब आप ये वाला, इसको खंबात कहते हैं, यानी कि कैम्बे। फिर दमन एंड दीव सेपरेट फ्रॉम गोवा बाय द 56th शेड्यूल अमेंडमेंट, ये भी ठीक है, इन दोनों को अलग कर दिया गया था। दादर एंड हवेली रिमेन अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी अपने शासन के अधीन थे। क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं ना? दादर नागर हवेली पुडुचेरी था फ्रेंच में, ये पुर्तगालियों के कब्जे में था 1961 तक। 1901 दादर नागर हवेली ये पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के था, इसलिए डी है। पहले तो हम ही घबरा गए, हम कहें कि हम यार चारों सही दिख रहा है। चलिए 21वां, संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म का। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहते हैं, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं ना, इधर साथ रहते हैं। सीएम और एमएलए एमएलसी बनना जरूरी है। यह नीतियों की निरंतरता सुनिश्चित करता, अधिक दक्ष होता है। एक्सिक्यूटिव रिमेन्स अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ये सही है, सी ठीक है। वाह सत्यम, इसका ही ये अभी हम लोग कौन सा देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर कितना था? अच्छा, इसके नीचे था। हम इधर 22वां, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति फजल अली पटना हाईकोर्ट से गए थे सुप्रीम कोर्ट में। के.एम. पनिकर एंड एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू वेर इट्स मेंबर्स, ठीक है। द कमीशन सपोर्टेड बाइफर्केशन ऑफ बॉम्बे एंड पंजाब, वो नहीं सपोर्ट किया था, हालांकि हंगामा हुआ तो बाद में मानना पड़ा था। और इसमें 14 और 6 थे, 14 और 6, ठीक है। 1 and 3 सही है, 1 and 3। बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था, आगे चल के हंगामा हुआ तो बंबई से 2 राज्य निकले, महाराष्ट्र और गुजरात। पंजाब से 2 राज्य निकले, पंजाब और हरियाणा, और एक हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था। तब बाद में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। उसी में दे दिया आप, चूंकि ऑप्शन में वो नहीं है तो आप मान लेंगे हाँ, इसलिए चूंकि क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, पूछे हुए एक एग्जाम में, क्योंकि हम उसको उसमें देख रहे थे, टेक्स्ट बुक है ना मिला करके, तो वहां पर था, वो ऑलरेडी पूछा गया। तो हमारे दिमाग में आया था कि फजल अली अध्यक्ष थे, बाकी दोनों मेंबर थे, तो अगर रहता कि केवल 3 तब तो हम लोग इसको कर दिए होते, क्या बोलते हैं तीसरे वाले को, ओनली 3। अगर केवल ओनली 3 ओनली रहता तब कर सकते थे, ऑप्शन ही नहीं था। तो ऑप्शन नहीं था, इसका मतलब सबसे नजदीकी ऑप्शन कौन है? हाँ, इसलिए 1 and नहीं, चेयरमैन होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वैसा था पूछा हुआ तो उसको अंडरस्टूड कर लिया गया कि हम मेंबर है। लेकिन अगर केवल रहता आपके पास ओनली 3 तो आपको ओनली 3 लगाना था, क्योंकि वो चेयरमैन। और अगर आयोग इस टाइप के उत्तर में आंसर देता भी तो आप उसको लेटर लिख सकते थे, या इसके गलत होने के बावजूद आप लिख सकते थे कि आप इसको हटाइए, क्योंकि ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, इसमें ये चेयरमैन है, ठीक है। उसको फिर कंसीडर करता या नहीं कंसीडर करता। हम इतना मार देते थे ना कि हमको इस असर ही नहीं पड़ता था, हम सब पचड़ा में पढ़ते ही नहीं थे एग्जाम टेस्ट के केस के चक्कर में। हम लोग सीधे मेंस में लग जाते थे उसके बाद, और ना आके पेपर मिलाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय वो लड़का से मिलाता था जो एग्जाम को नहीं ना देना रहता था कि लाओ तो प्रियांक सर का मिलाया जाए, कितना मारे हैं, तो ठीक रहता था सब लगा हुआ।
तो उससे वो जोड़ जोड़ के फिर हमको बताते थे कि अरे बाप रे बाप, मतलब इतना गया है। हम लोग एक दिन रेस्ट लेके अगला दिन से मेंस शुरू, उसको देखते ही नहीं थे कि इतना आया है। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करता है कि 10 दिन तक मिलाता रहता है कि मेरा कितना मार्क्स है, उतना 10 दिन में हम लोग का मेंस और आगे बढ़ जाता है। तो कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? डी, रेलवे पुलिस। जीआरपी जो है राज्य पुलिस का अंग होता है, गवर्नमेंटल रेलवे पुलिस, गवर्नमेंटल, ठीक है, राजकीय रेल पुलिस, राजकीय रेल पुलिस, ठीक है। तो ये जो है रेलवे जो है वो यूनियन लिस्ट का है और ये स्टेट लिस्ट का है 7 शेड्यूल में, ठीक है। ये जो है 22 नंबर पे दिया हुआ है, आइए 2 नंबर पे दिया हुआ एंट्री, ठीक है। ये 22वें नंबर पे दिया हुआ है, वो 2 नंबर पे राज्य वाला। आरपीएफ सेंट्रल है, आरपीएफ प्रोटेक्शन फोर्स है, पुलिस थोड़ी है वो रेल कैसे कोऑर्डिनेट करता है? चलती हुई ट्रेन में आरपीएफ का जवान होता है। रेलवे स्टेशन जीआरपी के अंतर्गत है। रेलवे स्टेशन पर कोई कांड होगा तो जीआरपी समझेगी एफआईआर, और अगर चलती ट्रेन में कोई कांड हुआ तो आरपीएफ, जीआरपी के साथ भी कोऑर्डिनेशन होता है, उन लोगों का बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है। कई बार लड़ भी जाते हैं तो आरपीएफ वाले बहुत मार मारते हैं जीआरपी को, हम अपने आंख से देखे हैं। तो ठीक है, डेहरी सोन पे, तो इसमें जीआरपी वाले पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं। समझ में आ गया? इसके पीछे कारण क्या होता है कि जो जीआरपी के जो जवान होते हैं, ठीक है, 4-5 महीने के साथ होते हैं, और जो आरपीएफ वाले होते हैं उनकी तिरछी टोपी वाले ऐसे कर करके चलते हैं वो सब, ठीक है ना। उनका गर्दन में थोड़ा टेढ़ा रहता है आरपीएफ वालों का, आज जीआरपी वाले ऐसे ऐसे चलते हैं। कहा हो, हाँ ठीक है। तो जीआरपी वाले जो होते हैं कि का रे सब ककड़ी बेच दे का, ये हुआ जीआरपी। और जो ऐसे नहीं रहता है तिरछी टोपी वाले ऐसे ऐसे कर करके जो देखते चलते हैं, तो उनको देखेंगे कि जीआरपी वाले जो 10 मीटर की दूरी पर रहते हैं, ठीक। और वो गया था क्या, वो आया, वो क्या कर रहे हैं वहाँ, हटाओ उसको, ये आरपीएफ है, ठीक है। और वो जो ऐसे ऐसे करके ककड़ी भर के लेके बाहर जा, कहा आज वाला पैसा ना दिला जा, ये जीआरपी है। समझ आ गया? तो ठीक, तो पूरा कोऑर्डिनेशन चलता है। चलिए, हाँ, ककड़ी वाले के साथ उसका, अब बादाम बेचने वाले के साथ, मूंगफली जो बेचते हैं सब गरीब सब, उसका पूरा कोऑर्डिनेशन चलता, पूरा रहता है। तो सेंट्रल जो फोर्स है उसका और इसका अंतर है भैया, ठीक है। Which of the following is not correctly matched regarding special provisions for states under the Constitution of India? इसको चारों को देख लीजिए। 371 है, 371 बी, 371 सी और 371 डी। मेघालय 371 सी, ठीक है, ये मणिपुर का है, मणिपुर 371 सी। क्या चीज? मेघालय का देख लीजिए एक बार, मेघालय का तो हम देख, अभी ध्यान नहीं है। मेघालय कुछ होगा, अभी छोड़िए, बाद में देख लिया जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था? 24, अब 25वां। वाह, आइए। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? याद है, पढ़ाए थे हम, मेरा उसमें भी है पीडीएफ में। हरेंद्र कुमार मुखर्जी है जी कि कोई और है? एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी थे। क्या ना, मनोनीत। अरे यार, ये क्या कर दिया? Who was the first elected? हम नहीं, नॉमिनेटेड होना चाहिए था, नॉमिनेटेड होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, शायद वीटी कृष्णाचार्य उनके बाद आए थे ये। चलिए, मनोनीत और इलेक्टेड दोनों एक ही थे, यहाँ पे नॉमिनेटेड, ठीक है, ठीक है। इलेक्टेड भी, ये दूसरे नंबर पर थे, ये पहले नंबर पर थे। वीटी कृष्णाचार्य दूसरे नंबर पे थे, ये पहले थे। ये इनको बाद में फिर उपसभापति बनाया गया था, वीटी कृष्णाचार्य को।
ठीक है। इनके पहले चुना गया था किसको? एचसी मुखर्जी को, और फिर बनाया गया था किसको? वीटी कृष्णामाचारी को। चलिए 26वां क्वेश्चन, निम्न से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भाषा अधिनियम की विशेषता नहीं थी? ठीक है, कौन नहीं थी? अखिल भारतीय महासंघ का प्रधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स वर असाइन्ड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। इट इंट्रोड्यूस्ड प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, डायरार्की था उसमें। इट एबॉलिश डायरार्की इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर, ठीक है। बी, ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी गवर्नर के पास थे, गवर्नर कभी नहीं दिया गया था इन लोगों को, ठीक है। ये पहला वाला दिया हुआ था, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दिया गया था, और जो सेंटर था उसको ये किया गया था, क्या बोलते हैं, द्वैध शासन, ठीक। और प्रोविंशियल द्वैध शासन था 1919 में, उसको बढ़ा करके आगे किया गया था, ऑटोनॉमी दिया गया था प्रोविंसेस को, और सेंटर में डुअल सिस्टम जो कि 1999 में दिया गया था प्रोविंसेस को, ठीक है। और इसने प्रोविंसेस में डायरकी समाप्त कर दिया था क्योंकि वहां ऑटोनॉमी दे दिया था, और इसको सेंटर में लागू कर दिया था डायरकी को, ठीक है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। किस विद्वान ने, स्कॉलर ने स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों की भारत के पार्टी सिस्टम को, दलीय व्यवस्था को वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम कहा था कांग्रेस के डोमिनेंस के कारण? यह कहा था रजनी कोठारी ने। रजनी कोठारी, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम आल्सो नोन एज कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, आल्सो नोन एज कांग्रेस सिस्टम। रजनी कोठारी महिला नहीं पुरुष थे। ये तुरंत भाग क्यों जा रहा है एकदम? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हल्का सा टच कर रहा है, बस निकल जा रहा है। ठीक है, इफ ए कैंडिडेट डाइज बिफोर पोलिंग इन अ पंचायत इलेक्शन व्हाट विल हैपन? पढ़ लिए हैं क्या? ठीक है, हाँ बताइए। पोलिंग शैल बी पोस्टपोन्ड, पोलिंग शैल नॉट बी पोस्टपोन्ड। If only one candidate remains, polling shall be postponed. If more than one candidate remains, polling shall not be postponed. ठीक है, 3 और 4 है जी, सी है, सी 3 और 4, लास्ट वाला दोनों। एक ही रह जाएगा तो पोस्टपोन हो जाएगा, एक से ज्यादा रहेगा अभ्यर्थी तो मतदान स्थगित नहीं होगा, बाकी से मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव अलग हो जाता है। जैसे आज ही हमसे बात किए थे बिहार राज्य चुनाव आयोग के उप सचिव, फोन किए हमको नंबर लेने के बाद, तो आज हमको बताएं कि हम भारत निर्वाचन आयोग के उप सचिव नहीं हैं, कि वो तो लोकसभा का इलेक्शन कराती है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का और राज्यसभा का, हम राज्य निर्वाचन आयोग के हैं। तो हम तो फिर वही हम 243 के, लेकिन हाँ वो लेकिन हम 243 के हैं, हम उसके उप सचिव हैं। अब बोले कि इसके अलावा एक राज्य निर्वाचन ब्यूरो होता है, तो हम लोग उसका, तो हम लोग कि आप लोग, तो हम लोग बोले कि हम लोग पंचायती राज और नगर पालिका का इलेक्शन करवाते हैं। उसके अलावा वो बताएं कि एक और इलेक्शन होता है, हैं? हाँ पैक्स, कौन बोला पैक्स? आप बोले ना, ठीक है, पैक्स का इलेक्शन। तो बोले ठीक है, आप बोले थे पैक्स, ठीक है, आप कह रहे हैं यस सर, अच्छा उनको बोल रहे हैं। तो अच्छा, तो पैक्स का जो इलेक्शन होता है वो करवाता है राज्य निर्वाचन ब्यूरो, वो आयोग नहीं होता है। तो हमको आज 3 चीज मैंने पता चली
कि भारत का निर्वाचन आयोग अलग इलेक्शन कराया, राज्य का निर्वाचन आयोग पंचायती राज और नगर पालिका, और राज्य निर्वाचन ब्यूरो पैक्स का चुनाव करवाता है। हम क्या कह रहे बाप रे बाप, हम क्या अच्छा बोले कि अब हम अपने छात्रों को बता देंगे, तब बोले कि कभी हमको बुलाइएगा हम आ जाएंगे, मतलब उन लोग से ये करने के लिए। तो वही बोले कि अभी हम डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और बोले कि जब हम आपका पढ़े तो हमको लगा कि आपसे मिलना चाहिए, हाँ, कि क्योंकि मेरी बेटी जो है वो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है, लेकिन हम बहुत ये परेशान हो गए हैं कि पटना में कोई कोचिंग ही नहीं है उस टाइप से, कि पहली बार जब हम देखें तो हम जब देखें तो हमको लगा नहीं यार हम गंभीर आदमी से बात कर रहे हैं। हम कहे कि नहीं वैसे तो नाम गंभीर नहीं है, लेकिन लगता है ठीक है। तो 3rd and 4, लेकिन हमको भी नहीं पता था राज्य निर्वाचन ब्यूरो। तो पैक्स का चुनाव कौन करवाती है? राज्य निर्वाचन ब्यूरो, ठीक है। तो वो बोले कि सर बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, तो उस समय हम अपना मतलब भौकाली में, अब टीचर आदमी हमको हम अपने सोचे कि क्या बोले रे भैया ठीक है। तो ऐसे करके इज्जत बचा ली हमने। तो कहीं जवान पूछ दिए होते हमसे कि कौन करता है सर बताइए, तो उसके बाद सब पोल पट्टी खुल गई होती। इसलिए कि बाप रे बाप सब चीज देख लेना चाहिए रे भाई, ठीक है। हम अब तक क्या सोचते थे कि पैक्स का चुनाव वो करवाता होगा राज्य निर्वाचन आयोग, हाँ, बोले कि नहीं, कहें कि खंड 1 है, खंड 2 है, खंड 3 है, कि हमारा खंड 2 है, ब्लॉक 2 है हमारा, कि हमारा ऑफिस जो है वो आर ब्लॉक चौराहा के पास है, हाँ, कि वहाँ है मेरा। हम कहे कि अच्छा हम देखे हैं, हम याद तो पढ़ नहीं रहा था कुछ, लेकिन बता रहा था कि हम बहुत भौकाली आदमी हैं, बहुत जानते हैं। तो 29वां तो हाँ, आज देखते चला जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? वेस्ट इंडिया होगा, अगर है तो मार दीजिए, देखना। सी है, हाँ, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, तमिलनाडु, हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, सोचना ही नहीं था। हाँ, टिहरी, भागीरथी, टिहरी, भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना, हाँ, दोनों के ई पर, मतलब छोटी नदी है भिलांगना, भिलांगना BHI, हाँ, कैसे तेलंगाना है भिलांगना। चलिए बढ़ा जाए आगे। हाँ, भारत में लॉ एस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट, कम ऑन। इंडिया मेनली हैज रिजर्व्स ऑफ हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट आयन ओर्स, ठीक है, भारत का ये पहला वाला। देश के लौह अयस्क आयन ओ के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और ओडिशा में है, नहीं, ठीक है, क्योंकि जो है छत्तीसगढ़, कर्नाटका और गोवा सब मिला देंगे तब होगा। ये है 50 से 55%, 50 से 55% दोनों का, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड गोवा, तब जाकर के होगा 80%। छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड गोवा, क्योंकि कर्नाटका जानते हैं धारवाड़ चट्टान, कर्नाटक बेलारी लौह अयस्क का प्रमुख है, बिल्कुल। बेलारी लोकसभा क्षेत्र में सोनिया गांधी जी और सुषमा स्वराज जी आपस में चुनाव लड़ चुकी हैं, जहां पर जो है बेलारी लोहे के लिए फेमस है। यहां पे सोनिया गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था लोकसभा में, और उन्होंने सुषमा स्वराज को हराया था। मयूरभंज जिला ओडिशा में लोहे के लिए बहुत फेमस है। थॉर्नी श्रब्स, लंबी जड़ों तथा नुकीले कांटों, शॉर्ट ट्रीज विथ लॉन्ग रूट्स एंड शार्प स्पाइंस, भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? लंबी जड़ों, नुकीले कांटों वाले छोटे वृक्ष वाले वन समानता कहां पाए जाते हैं? ठीक है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश होना चाहिए इसका, ये डी, रायलसीमा पठार, रायलसीमा, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, इसको क्या कहते हैं? रायलसीमा। प्लेटो,
रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार। चलिए बढ़ा जाए आगे। क्या चीज? अच्छा, हमको लगा कि बीपीएससी में बताया कि सत्यम नाम को टॉप कर गया। हम यही सोचे। चलिए हिमालय, हमको लगा कि रिजल्ट आ गया होगा, आप बोले कि सत्यम नाम का टॉप किया। हमको अभी ये सब टॉपर थोड़ी बढ़ा रहा हूं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, मुख्य हिमालय की पदार्थ चट्टाने जो है वो जीवाश्महीन है, सही है, जीवाश्महीन है पदार्थ चट्टाने। दूसरा, लघु हिमालय यानी बीच वाला लेसर हिमालय का जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। नो, नहीं मिलते हैं। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन द आउटर हिमालय। हाँ, रामापिथेकस, रामा शिवालिक हिमालय। और वो जो कौन था वो जिसमें, अरे जम्मू कश्मीर जो मिला है बुर्ज होम, और एक और नाम हुआ क्या है? हाँ, और फिर रोपड़ में, रोपड़ भी तो शिवालिक के ये में है। इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 3। किसमें है? सी, 1 और 3। 1 और 3। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? एक दूसरे को काटती हैं। बाप रे बाप, कहां काटती हैं भैया? ठीक है, वाह, कैसे पता है सब आपको? प्रीवियस ईयर में है। प्रीवियस ईयर किस में? किसका? जब है बघेलखंड में तो नन ऑफ द अबव काहे लगाएंगे? नहीं रहता तब ना लगाते हैं। मान लीजिए कि लिखा रहता झारखंड का पठार, तो लिखते हम लोग कि नन ऑफ द अबव। यहाँ तो है बघेलखंड का पठार, तो काहे लिखेंगे? नहीं, देखिए थोड़ा सा, चलिए आइए इसमें, चलो आओ सब यहाँ। कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? स्टार फिश जैसा होता है ब्रिटल स्टार, बाकी सब अंतरिक्ष में पाया जाता है। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, है ना? वाह, हाँ, नहीं, ब्रिटल स्टार स्टार फिश की तरह होता है, समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, ब्रिटल स्टार, ये स्टार फिश है ना, उसी से मिलता जुलता एक प्रजाति है, समुद्री जीव है ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो उसको ये कर लीजिएगा। और एकदम मिलता कहां पर है? समुद्र के नीचे ले तल पर, सी फ्लोर पर, उतना प्रेशर को झेल लेता है ये। ठीक है, उस लेवल पे प्रेशर को झेलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए शब्द किया तल पर। इसीलिए जो वेल मछली है, क्योंकि वो पानी में सांस नहीं ले सकता है, तो कुछ कुछ देर पर जो है वो ऊपर आता है, सांस लेता है, पूरा फूर फूर छोड़ेगा एकदम अपना सांस, और काम भर ले करके और फिर चला जाता है। ठीक, और जो मादा वेल होती है वो एक दिन में 200-200 लीटर दूध देती है। ठीक है, उसका इतना, जो भैंस के दूध से वो 5-6 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, अगर सुना गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि भैंस या गाय को तो आप दूह सकते हैं, वेल को दूहिएगा बस आपको भी सानी में, नाद में सान के लपेट लेगी। हाँ, किसका? मध्य हिमालय में पूछा हुआ है, मेडवल में है, इसमें समुद्र का तो है, उसका बीच का में मिलता है कि उस, एक मिनट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर था, कितना नंबर था? अच्छा देखते हैं।
द लेयर्ड ग्रेटर हिमालय के पदार्थ जीवाश्महीन है, ठीक है, ये तो है। द लेयर्ड ऑफ द लेसर हिमालय कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म, इसी में है कि शिवालिक में है? एक मिनट रुक जाइएगा। वो उसका मिलता तो है, लेकिन किसमें था? टू एंड थ्री है इसमें ऑप्शन, इस वाले में। हाँ दिया है ना, ठीक। जीवाश्म है, ठीक है, उसमें भी मिलता है, मतलब अब आ गया, ध्यान आ गया। द लेयर्ड रॉक्स ऑफ द लेसर हिमालय कंटेन फॉसिल्स ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक। वो कौन सा समुद्र था जो बीच में था? तेथिस, देखिए अभी वो भी नहीं याद आ रहा है हमको, तेथिस, ठीक है, उसके कारण इसमें मिलता है, इसमें भी मिलता है, ठीक है, और इसमें भी, ठीक है। तो ये गलत है, और द लेयर्ड ऑफ द लेसर, हाँ ये सही है, ये भी सही है। 2 और 3 है आंसर, मतलब उसमें ऑप्शन है दिया हुआ है ना, हाँ, उसी को लगा दीजिए उसको, सॉरी वो हम ध्यान नहीं दिए उस समय, बस उल्टा हम देख ये कहा। टू एंड थ्री कीजिए, 2 और 3, अब ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग? निम्नलिखित में से किस देश से प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है? जो इंग्लैंड के ठीक नीचे है वो उन देशों से होकर गुजरती है। अल्जीरिया से गुजरती है, ठीक है, हाँ गुजरती है अल्जीरिया से, नीचे है वो इंग्लैंड के। फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है। नाइजर है, नाइजर से नहीं गुजरती है, अल्जीरिया तो नीचे है। चलिए 37वां सवाल, किस विद्वान ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? किसको बताए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में? क्या डी? ये हम करवाए थे, हमको लगता है, क्यों नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं ना, पढ़ाए हैं हम वहां बोरिंग रोड में। ओ स्मिथ, ठीक है, याद रखना। याद कैसे रखना है? तलाबी स आई ड, गैसेस का स आई ड, स्मिथ। कौन जो है कहाँ चला गया? पता नहीं आज क्यों ऐसे हो जा रहा है, एक ही बार में एकदम ऊपर चला जा रहा है।
अभी कर रहे तो नीचे नहीं जा रहा है। तो रोक देंगे। बड़ा अपने आप चला जा रहा है एकदम ऊपर। हाँ, कौन मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल नहीं है? ये नहीं जा रहा है ऊपर। अच्छा, चलिए, हमारा रोहतास जिला आ गया। कौन कायती चट्टान का उदाहरण नहीं है मेटामॉर्फिक रॉक का? डोलोमाइट। भारत में सबसे ज्यादा रोहतास में मिलता है, 80%। डोलोमाइट और चूना। ठीक है, डोल डोल के चूना लगा के, ठीक है, सरैसा खैनी। ठीक, पूरे इंडिया का 80% डोलोमाइट। कहाँ है अभी आप? ठीक है, नहीं रहता रोहतास जिला डोलोमाइटो नहीं रहता। हाँ, पाइराइट भी के बाकी जगह कैरिबियन पाइराइट्स रहता है, हम लोग क्या रोहतास का पाइराइट है? हाँ, फुल्स गोल्ड। हाँ, चलिए, आइए जी। हैं, वो भी सब वही मूर्खों को सोना। ठीक है, सोना दे करके बताया जा रहा है कि हम सोना है, बाद में पता चला कि हैक तरीके, ये तो खाली दिख रहा था। अब चलिए, इसको मिला लीजिए ज्वालामुखी को। सबनकाया पेरू, सबनकाया पेरू, गुड। माउंट एटना, वाह। कोलीमा, माँ मैक्सिको। अब मेरापी, इनसे मिल गया। कौन वाला मिल रहा है? सी, सी। चलिए, 2143। अब जो है क्वेश्चन नंबर 40। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। 1921 क्यों कहा गया महान विभाजक वर्ष? क्योंकि जनसंख्या घट गई थी, जनसंख्या पहली बार जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई थी, इसलिए। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 41, बैंक दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरा, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर, ठीक है, यह उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा है। हाँ, तब पूछ रहा है कौन से गलत है, तो दोनों गलत हैं। कौन से गलत हैं? बोथ। सी। कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? क्या? ठीक है, राजकोषीय जो वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट रेट मौद्रिक नीति रहता तब ये हो जाता। चलिए बताइए, कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा,
आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। मूल्य स्थिरता जरूरी है, सेविंग्स रेट होगा तभी निवेश हो पाएगा, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे अमेरिका करता है। तो आपकी मुद्रा की मात्रा कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी चीजें सही हैं तो। क्वांटिटी ऑफ मनी, वाह सत्यम, एकदम लगता है कि सही में 73वां 72वां का टॉपर बनेगा क्या। 44 पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? चलिए, है पता तो हम ही को बताना पड़ेगा, बताइए। हाँ, सिंचाई के लिए किसानों की मौसम पर निर्भरता कम करना, नहीं। ऋण के लिए किसानों की पर निर्भरता कम करना, भारत में फूलों की खेती को बढ़ावा देना। कुसुम किसानों की डीजल और कुसुम पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। पीएम कुसुम योजना। सत्यकाम जाबाल की कहानी विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग बोर्न टू एन अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद। जैसे इस पर अजय देवगन की एक फिल्म भी बन चुकी है नाजायज। मैंने इसी टॉपिक पर सत्यकाम जाबाल की कथा कौन उपनिषद में है? जाबाल उपनिषद मारा कि नहीं कोई? छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? प्रवचन, ठीक है, प्रवचन। शुद्ध जा, शुद्ध पिटक, प्रवचन सुन के जैसे अभी आप लोग को मन कर रहा होगा। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? कहाँ है, कहाँ गई थी ये? C14 पूर्वाज। मौर्य काल में एग्रोनोमोई कौन था? बी रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। एग्रोनोमोई ये पूछता है, बीपीएस में पूछे भी हुए। 49 शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? बाप रे बाप, ठीक है, ये तो हमको भी नहीं पता है, ठीक है। ये जहांगीर दिया था। ठीक है, ये उनको दिया गया था जहां बुलंद दरवाजा है। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद अकबर दिया था जहांगीर के होने पर, और इन्हीं के खुशी में फतेहपुर सिकरी के पास इनके लिए मतलब पूरा व्यवस्था करा दिया था। हाँ, बाद में फिर वहीं पर इनका जो है वो बन गया दरगाह, और आगे जब गुजरात जीता तो यहीं पे बुलंद दरवाजा बनाया। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट कौन सुल्तान बनाया था? फिरोज शाह तुगलक अनुवाद विभाग, और इसीलिए बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में ये करवाया था ट्रांसलेट। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, उसके पहले लाहौर था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में। इसमें से बुक देखना है, अब बताना है कि कौन सा बुक जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आइए, इसमें जो बुक नहीं मैच कर रहा है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन। क्या? एक मिनट। सचिनाथ सन्याल, बंदी जून बनारस। लाला रामशरण दास, द ड्रीमलैंड। हाँ, भगवत चंद्र वोहरा, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। जब महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ कल्ट लिखे थे, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लिखे थे, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905, इंडिया हाउस, लंदन।
जो सबके लिए हॉस्टल बना के रखे थे इंडिया हाउस को, भारतीय लड़कों के लिए? इसका आंसर ए है, भगत सिंह नहीं है। वो तो लिखे थे कि मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई एम एन एथिस्ट। हाँ, वो बुक लिखे थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारत में व्हाइटली आयोग अंग्रेजों के समय में किस लिए था? ठीक है, व्हाइटली कमीशन, ये लेबर सबसे संबंधित था, है। बी, श्रमिकों की वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन कर, ठीक है, उसके बाद उसमें रिकमेंडेशन देना, रिपोर्ट देना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाए हम लोग। 1921 में पहली बार पुरुष वोट की मांग किसने उठाई थी? हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी। 1921 में मौलाना हसरत मोहानी। चलिए, स्टेटमेंट देखिए, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। रॉलेट एक्ट के कारण व्यापक जनाक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये तो ठीक है, इसी कारण हुआ था ना। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? ये तो सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड की स्थापना की 1939, ये भी सही है। सही नहीं है, चुनना है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। गांधी इरविन पैक्ट फेस अपोजिशन एट द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1931। हाँ, पूछा क्या है ये? क्या चीज? 5 मार्च, जनवरी। हाँ, ठीक है। क्या चीज? एक मिनट। कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट समझौता के चलते ही गांधी जी का विरोध हुआ था, क्योंकि समझौता हो गया था मार्च में, और उसके वो भगत सिंह जी के फांसी को रोकने में सफल नहीं हो पाए थे, तो काला झंडा और उस पैक्ट का भी विरोध हुआ था कि आप क्यों कर लिए ये पैक्ट। हाँ, लेकिन गांधीवाद नहीं। जैसे, और यहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन होता है, ये क्या लिखे हुए है? लेकिन शॉर्ट में सही दिया, लेकिन वैसे सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके पहले दोनों क्या है? चलिए, उसको छोड़ दीजिए, चारों लगभग सही है। रॉलेट एक्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पब्लिक एंगर कल्मिनेटिंग इन द जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट के कारण ही जो है, जो सत्यपाल किचलू थे और सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, देखिए दोनों को हम, हाँ,
क्या आप कहें? उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, क्योंकि विरोध उसी आधार पर हुआ था उनका, समझौते के कारण है। उसको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। उसमें सब लोग मार्क्स ले लीजिए। हाँ, इसमें आइए। छप्पनवा क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। इसमें किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं, टॉम टॉम ड्रम, जिसे कार्य सोते हुए लोगों को जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि को जागे और कार्य कर सके। कंफर्म? एनी बेसेंट? हाँ, एनी बेसेंट कही थी कि मेरा काम केवल लोगों को जगाना है होम रूल आंदोलन के दौरान, ठीक है, कि मैं नगाड़ा हूं। ये सब नगाड़ा हूं, ये सब बाल तिलक नहीं करते थे। तो मेढक और नगाड़ा में अंतर है ना। चलिए, 1883 में स्टेची आयोग, भारत का अकाल आयोग था, स्टेची आयोग 1883। बढ़ा जाए आगे, अब हम लोग अंत की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस व्यवस्था स्थापित की, ठीक है। इसमें क्या करना है, विचार करना है पहले। भारत में ब्रिटिश कॉर्नवालिस, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ये सही है। दूसरा तो कॉर्नवालिस व्यवस्था, इंडियन पेनल कोड 1860 में लागू हुई थी, 60 में लागू हुई थी, ठीक है। हाँ, 2 और 3, पहला का कॉर्नवालिस है। दरोगा और एसपी का पद जो है वो सब कॉर्नवालिस की देन है, पुलिस व्यवस्था, वहां पे पुलिस में कॉर्नवालिस है। फिर 59, इनके जो गुरुदेव थे महात्मा गांधी को, उन्होंने कहा कि पहला साल जो है कान खुला रखो और मुंह बंद रखो, ठीक है, पहले घूमो समझो इंडिया को और तब बोलना कुछ। तो इसीलिए, ठीक है, तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इसीलिए महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु माने थे। बोले कि सबसे पहले भारत आए हो तो एकदम चुप, कुछ नहीं बोलना है, पहले पहले खाली महसूस करो, ठीक है। दूसरा को रहता तो फिर चुपे हो जाता हमेशा के लिए। चलिए बताइए आप लोग, बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण साक्षरता कितनी है भैया? 59.8%, 59.8%। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट के सबसे प्रमुख और विशाल भंडार पाए जाते हैं? बताइए, सबसे ज्यादा बॉक्साइट। मुंगेर, मुंगेर में इस अल्मुनियम में उधर ही मिलता है। मार दीजिए कस के तो टूट जाएगा। चलिए, बिहार को प्राप्त कृषि कर्मण पुरस्कारों के समय ये भी पढ़ा चुके हैं, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? 2015-16 दाल, ठीक है, दाल होता है मोकामा टाल में, बिहार में, तो टाल में क्या होता है? दाल, और वही स्थिति देखिए उसमें नहीं मिला। जबकि चावल गेहूं रोहतास में होता है, उसके लिए क्या हुआ? प्राइज मिला। मक्का जो है कटिहार में होता है, उसके लिए भी क्या मिला? प्राइज मिला। लेकिन दाल के कारण जो हम लोग, आ जाइए, बिहार एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक जोन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इज? संजय जी
बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट चंपारण वाला। ठीक, वाह बहुत बढ़िया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र जो है शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है? गोपालगंज। 6 टोटल है एससी के लिए आरक्षित, जिसमें एक मेरे जिले में सासाराम है, एक यहाँ हाजीपुर है, ठीक है, गया है, बहुत बढ़िया, सासाराम, गया, जमुई, हाजीपुर, समस्तीपुर। लिख लीजिए, हाजीपुर, उसके बगल में समस्तीपुर, ठीक है, फिर आ जाइए सासाराम, उसके बगल में गया, मैंने औरंगाबाद हटा के, ठीक है, उसके बाद जमुई, और ठीक उसके तिरछे गोपालगंज। मतलब जमुई हो गया एकदम साउथ वेस्ट, और गोपालगंज हो गया एकदम नहीं नॉर्थ वेस्ट, और वो हो गया साउथ ईस्ट। जमुई हो गया साउथ ईस्ट में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वर्ष में? 2006-7, 2006, हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में मुगल स्थापत्य शैली का सबसे सुंदर उदाहरण किसे माना जाता है? मनेर, शाह दौलत का मकबरा, मनेर, शाह दौलत का मकबरा, मकबरा, हाँ। उसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ जाया जाए। नक्शा पिंड यात्रा, नखास पिंड यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आजादी के समय में यात्रा आयोजित किया गया था, ठीक है। क्या क्या चीज? हाँ, नखास पिंड यात्रा का हम बिहार स्पेशल में बताते हैं इसको, ठीक है। ये एक अंग्रेज था, ठीक है, तो उसका नाम जो था मैंगल करके था, मतलब तो वही बनवाया था इसको, तो उसको नमुआ को चेंज करके सब मंगल तालाब कर दिए, मतलब वो अंग्रेज का नाम था। हाँ, उससे तालाब हो गया हिंदी वाला मंगल तालाब, ठीक है। तो जैसे अंग्रेजों के लिए जुलूस नहीं निकालते थे सब, अपना जो अभियान चला रहे थे नमक यात्रा वाला, ये सब उसी में था, ठीक है। तो नखास पिंड यात्रा, ये नमक 1930 वाला है, नमक सत्याग्रह का पार्ट था ये। नखास पिंड यात्रा नमक हम पढ़ाए हुए हैं, हम लगता है इसको, ठीक है। जो ये मंगला तालाब है अंग्रेज के नाम पे है, मैंगलीज या समथिंग नाम था उसका। ब्रिटिश प्रशासन ने यात्रा को शांतिपूर्वक आगे बढ़ने दिया था? नहीं, नहीं बढ़ने दिया था। अंबिका कांत सिंह ने इसका लीड किया था, मार्च 1 और 3 1930 में हुआ था। अंबिका कांत सिंह इसके नेता थे। अब मंगल तालाब, वो मैंगल्स नाम का अंग्रेज था, मैंगल्स, क्योंकि उसको नहीं बढ़ने दिया था, रोक दिया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जिनके नाम पर एन कॉलेज है। थे सिंह, लिखते सिन्हा थे। थे सिंह, लिखते सिन्हा थे। तो और इनकी या इनकी जोड़ी थी बिहार केसरी श्री कृष्णा सिंह और ये अनुग्रह नारायण, मतलब यहां पर ये सिंह लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखते अपना कैसे थे? सिन्हा। इन्हीं के बेटा सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो लालू जी के पहले जगन्नाथ मिश्रा के समय वाले दौर में मुख्यमंत्री थे बिहार के, और फिर इनके बेटा के बेटा निखिल कुमार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और नागालैंड केरल के गवर्नर, ठीक है। और निखिल कुमार की शादी जो है वो पूर्णिया जो योजना आयोग के कौन थे उपाध्यक्ष, क्या नाम था उनका? एनके सिंह। और जो इनका शेखपुरा हाउस है पुलिस भवन के बगल में, जेडी वुमेन्स कॉलेज के पीछे में जो बड़ा सा घर है, पप्पू सिंह का, जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो एनके सिंह के छोटे भाई, ठीक है। और 3 बहनें जो हैं वो IAS अधिकारी,
राधा सिंह, कृष्णा सिंह, मीरा, मतलब श्यामा, ऐसे कर करके सबका। तो 3 बहनें आईएएस, एक भाई जो है आईपीएस, ये हाल था। ठीक है, पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च लोकेटेड इन पटना सिटी, ये सब जो है इसके हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट के उल्टा जो है दूसर का कौन है? किस स्थापत्य शैली का ये करते हैं? चलिए, गोथिक स्टाइल, ये रोमन कैथोलिक स्टाइल है। साइकिल में बॉल बेरिंग का यूज क्यों होता है? ये हम लोग फिजिक्स में देखे हैं। बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों होता है? पहिया और धुरी के बीच जो है कांटेक्ट एरिया का प्रभावी क्षेत्र क्या हो जाता है? घट जाता है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, उसको दिक्कत नहीं होती है। हाँ, नहीं तो जितना ज्यादा वो क्षेत्र बढ़ता है तो उसको उबड़ खाबड़, उसके दिक्कत हो जाता है। हुक्स लॉ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर, हुक के नियम के अनुसार तनाव और विकृति क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हम पढ़ाए हुए हैं। फिर यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल फोर्स बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल समान रहे तो दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा ना जी, हैं? इंक्रीज, इट विल, बढ़ेगा। इंद्रधनुष रेनबो बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तीनों, तीनों, ये तो हम लोग कई बार किए हैं। ऑल दीज, ऑल दीज। फिर 74, इसमें अंतर आणविक बल सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? जो सबसे कॉम्पैक्ट रहेगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, यानी कि सॉलिड, सॉलिड, प्लाज्मा नहीं, सॉलिड, इसमें इंटरमोलिकुलर बल सबसे अधिक होता है, नजदीक होता है, सटा सटा रहता है। परमाणु में ऑर्बिटल्स कक्षों को भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है? अबाउ प्रिंसिपल, यहीं पर है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, क्यों? क्यों किया हुआ? यह लवण किस प्रक्रिया से गुजरता है? हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, यही है ना? ठीक है, डायलिसिस है, अपोहन। ठीक है। 77, कौन सा पदार्थ बहुत कठोर, हार्ड और बहुत तन्य, डक्टाइल होता है? ठीक है, टंगस्टन, यही है ना? टंगस्टन, ठीक है। चलो बढ़िए आगे। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कंपोनेंट कौन है क्लोव ऑयल का? यूजेनॉल, इसको याद कर लीजिएगा, इसे पूछ देता है बीपीएससी में। मैच करना है सूची 1 को सूची
दो से क्रैकिंग, स्मेल्टिंग, हाइड्रोजनेशन, वल्कनाइजेशन। ये तो अलग पेज में चला गया है। चलिए इसमें पहले यहीं पे बता दे रहे हैं। रबर, ठीक से क्या चीज, एक मिनट। अच्छा नहीं नहीं रुक जाइए, वो नहीं नहीं वो नहीं कर रहे हैं, उसको ये कर दे रहे हैं, माने हम आंसर नहीं बता रहे हैं, हम सामने सामने लिख रहे हैं, क्योंकि फिर अब उधर पलटेंगे तो दिखेगा नहीं ना। ठीक है, कॉपर, तांबा वाला, फूड फैट्स, फूड फैट्स यानी कि खाद वसा, खाद वसा। ठीक है, अब क्रैकिंग, भंजन किसमें जाएगा, पेट्रोलियम, स्मेल्टिंग, प्रगलन, कॉपर, हाइड्रोजनेशन, फूड फैट्स, वल्कनीकरण ये जो रबर में होता है, जो टायर ये सब में करते हैं हम लोग इसको। तो क्या हो गया, जो 2 3 4 1 किस में आ रहा है, ए में। चलिए बस इसीलिए हमने यहां पे कर लिया, क्या कि फिर वहां पे ले जाने में पता नहीं चलता। इसलिए इसका आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर कितना था, यही है ना, ये है ना, ए। अब 80 का बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 80 है। ए, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे स्थित वसा किसके विरुद्ध का काम करती है, सबकुटेनियस फैट इन आवर बॉडी एक्ट्स ए बैरियर अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगा इसका, ठीक है, हाँ, लॉस ऑफ बॉडी हीट को बचाता है, ए। लॉस ऑफ बॉडी हीट को बचाता है, शरीर की उष्मा का क्षय होने से। #81 कॉर्पस लुटियम इज ए मास ऑफ सेल्स फाउंड इन विच ऑर्गन। पीत पिंड किस अंग में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है, ओवरी, अंडाशय, अंडाशय, कॉर्पस लुटियम, मास ऑफ सेल्स फाउंड इन विच ऑर्गन, ओवरी है। ठीक है ना ऐश्वर्या, ठीक है। Which of the following antimicrobial drugs is suitable for treatment of both tuberculosis and leprosy? कुष्ठ रोग और यक्षमा दोनों के उपचार के लिए कौन उपयुक्त है इसमें, ठीक है। डी, रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिसिन दोनों के लिए है, टीबी के लिए और लेप्रोसी दोनों के लिए, हाँ, रिफैम्पिसिन, ठीक है। 83 निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विकसित हो रहे भ्रूण को, एम्ब्रियो को शुष्कन, सूखने से बचाती है, ड्राइंग से बचाती है, डेसिकेशन से बचाती है। कौन सी संरचना भ्रूण को, एम्ब्रियो को, जिससे कि बच्चे का ग्रोथ जो है वो ठीक होता है।
ये हो गया थोड़ा सा, हमको लगता है कि इसको हैंग कर गया। हाँ, उसको चाहिए फॉर्मेट। हाँ, आ गया। एमनियन उल्व, यही सूखने नहीं देता है भ्रूण को। एमनियन उल्व जो है ये भ्रूण को सूखने नहीं देता है। ठीक है। 84। आयुर्विज्ञान हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस के इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटी थी? सबसे पहले इसमें से कौन सी घटी थी? ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक। 1954। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण 1954। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बाईपास सर्जरी 1960 के दशक में, बाईपास सर्जरी। उपमार्ग शल्य चिकित्सा। टेस्ट ट्यूब बेबी, लुई ब्राउन पैदा हुआ था 1978। प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत गुप्त काल में, कनिष्क के टाइम में प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है। युगांतकारी घटनाओं में सबसे पहले कौन घटी थी? सुश्रुत। ठीक, कीजिए। इसीलिए स से सुश्रुत, स से सर्जरी। कहा नहीं बोल सकते हैं, दूसरा का मानेंगे, हम अपना नहीं मानेंगे। देखिए एक बार, सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी दुनिया में, अपने पता चल जाएगा। हम तो अपना हिस्ट्री और दिमाग लगा दिए हैं, आपने लगाइए फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी इन वर्ल्ड, तो अपने आ जाएगा। क्या दे रहा है? तो आप पूछ देखिए उसमें 620 है ना। अंदर आ जाइए। अंदर बैठ जाइए। क्या चीज? क्वेश्चन के अनुसार बैठ जाइए, तब तक यहीं पे कुछ देर टाइम लगेगा, 15-20 मिनट। चलिए इसमें आ जाइए। ठीक है। ए बी रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप जो है वाले व्यक्ति को कभी कभी यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? अच्छा, ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है ना, ये रिसीवर होता है। हाँ ठीक है, इसको ओ कर दीजिए, यहां पे गलती हुई। हाँ, इसको कर दीजिए, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, इसको कर लेना, यहां पर ओ कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ए बी वर्ग क्या होता है? वो रेसिपिएंट होता है। ए बी जो है किसी से भी रक्त ले सकता है, और ओ जो है किसी को भी रक्त ब्लड दे सकता है। ठीक है, वो प्रिंटिंग एरर था। अब क्या होगा? नो एंटीजन। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा ये करके। ठीक है, एंटीबॉडीज ए बी के लिए रहेगा। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, ए बी एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होने से वो ले सकता है, आगे समझ में। लेकिन ठीक है, तो नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड, हाँ ए बी के लिए, इसीलिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो सबको दे सकता है क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं होता है। ठीक, हाँ, इसको याद रखने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? ए बी एंटीबॉडी करके। वैसे वो ए बी करके अपना रखा था वो, लेकिन हम लोग याद कैसे रखेंगे? एंटीबॉडी करके। ठीक है, कि नहीं होता है। तो खैर ये क्वेश्चन को ही हटा दीजिएगा क्योंकि इसमें प्रिंटिंग एरर हो गया है। हाँ अपने हिसाब, हाँ उसको सही कर लीजिए काट के, मतलब ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। चलिए, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। प्रोडक्शन ऑफ
सीडलेस टोमेटो फ्रूट्स इज पॉसिबल बाई। ठीक है, क्या है इसका आंसर, ऐश्वर्या बताइए। पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से, बाई स्प्रिंग हार्मोन्स ऑन फ्लावर्स। ठीक है, बीज रहित फल का उत्पादन, बीज रहित। ठीक है, तो बाकी कुछ भी नहीं, हार्मोन्स वही जाके मेकअप करेगा बिना बीज के वाली चीजों को। चलिए, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स को जो है देखना है। ठीक है, उस सबको अभी दिमाग लगा हुआ है बीपीएससी के, ये पे फोन आ रहा है किसी किसी का, तो अभी नहीं आया है, नेट पे नहीं आया ना रिजल्ट। कट ऑफ कितना, 523, 528 दिया है, हम 523 सोचे थे, 5 नंबर बढ़ गया। एक्चुअली हम लोग को जो पता चला था उसमें 523, मतलब लगता है कि 3 और 8 वाला कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो कोई बात नहीं। चलिए, भारत में 4 आधिकारिक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। हिमालय है, पश्चिमी घाट है जो मेनली हम लोग का अपना वाला, फिर नॉर्थ ईस्ट में ये पूरा बर्मा, इंडिया और बर्मा, और सुंडालैंड, सुंडालैंड अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया वाला इलाका। ठीक है, वहां देखते हैं ना जावा और सुंडा, जावा और सुंडा। तो हमेशा रखिएगा भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट हैं, जिसमें दो तो टोटली अपने में है, इंडिया और वेस्टर्न घाट्स, लेकिन जो बाकी 2 हैं उसको हम लोग शेयर करते हैं म्यांमार से, और एक को इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, ये ध्यान रखिएगा। फिर किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए वहां कम से कम 1500 स्थानिक एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स, सहनवनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम रहता है, उसको वेस्कुलर बोलेंगे। ठीक है, क्या चीज, हाँ, फ्लोरा एंड फौना। भैया हम संवहनी पौधों की बात कर रहे हैं, कहां आप लोग रहते हैं समझ नहीं आता है। ठीक है, जो संवहनी पौधे जिसमें कैरियर के लिए होता है, तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, उसके लिए वेस्कुलर ट्यूब्स का काम वो कर रहे होते हैं। हाँ, सुना कीजिए, फ्लोरा फौना कहां से आ गया। तो इसमें एंडेमिक मतलब स्थानिक और वेस्कुलर प्लांट स्पेसीज, यानी जो उस टाइप के नहीं जो एकदम अभी अपने प्राइमरी फेज में हो, डेवलप्ड प्लांट्स, जो प्लांट्स क्या हो, डेवलप्ड हो, उसके 1500 प्रजातियां कम से कम। तो तब जाकर के जो है याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन ही अब आएंगे बीपीएससी में, क्योंकि वो क्लाइमेटिक रीजन की ओर ज्यादा ले जा रहा है। या बिहार से भी आ जाएगा जो एग्रीकल्चर बेल्ट वाला है, जैसे हम लोग कैसे नॉर्थ वेस्ट में सबसे बड़ा है, आना शुरू हो गया है। अच्छा ठीक है, अब रोक देते हैं, मैथ्स बाद में कराएंगे। अच्छा अच्छा, क्या लिख रहे हैं। हम्म रिमझिम का हो गया। ना, चलिए ठीक है, अब रोकते हैं, बाद में कराते हूँ, सबका आना है इसका। ठीक है, एरिया मस्ट हैव एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट। उस क्षेत्र ने अपने मूल प्राकृतिक आवास का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया। सही है, तीनों सही है, 1, 2 एंड 3। इसका सारा मैथ है कि क्या है। ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। नहीं हो गया अभिषेक का, हाँ उसका हमको पता, वो आइडिया था हमको। पारिस्थितिकी में की स्टोन प्रजातियों का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स की स्टोन स्पेसीज इन इकोलॉजी। ठीक है, 88 का।
क्या चीज? चलिए इसको कर लीजिए। पारिस्थितिकी में कीटों प्रजातियों का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? इसका बता दे रहे हैं, एक्चुअली बहुत मैसेज कर रहे हैं सब। ये सी है इसका आंसर। की स्टोन इसी को बोलते हैं। यह एक ऐसी प्रजाति है जो कम जैव भार संख्या के बावजूद पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और स्थिरता बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी की स्टोन कैसे बोलते हैं कि इसका की पॉइंट क्या है, उसी तरह की स्टोन भले ही किसी प्रजाति की संख्या उस वातावरण में बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके संख्या पे डिपेंड नहीं करता। वो कम संख्या होने के बावजूद वो स्पेसीज ऐसा महत्वपूर्ण होता है कि उस पूरे एनवायरनमेंट के स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी में, इकोसिस्टम में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसको रखते हैं, बाकी का आंसर हम ग्रुप में भेज देंगे, क्योंकि अभी इन लोगों का देख लें थोड़ा सा।